हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। हम लोगों का बाबू जो ब्रह्मास्त्र बैच का जो सीरीज चल रहा है, इसका क्लास नंबर चौथा है। ठीक है, पहला क्लास, दूसरा क्लास और तीसरा क्लास हम करा दिए हैं। जाइए आप लोग प्ले लिस्ट में देखिए, प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग वहां से निकालिए और निकाल कर अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव का सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बाबू क्लास में एकदम क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक कीजिएगा और आप लोग क्लास को अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बाबू हम सबसे पहला नंबर आज का प्रश्न देखते हैं, जो कि सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है कि नहीं। ध्यान से देखिएगा बबुआ। कह रहा है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, ध्यान से समझिए। देखिए रंध्र होता क्या है। रंध्र जो पेड़ पौधा के जो पत्ती होते हैं, पेड़ पौधा के जो पत्ता होता है, पत्ता के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, उसी को हम लोग रंध्र बोलते हैं। जब वो रंध्र है तो फिर उसका कार्य क्या क्या है, उसके काम के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए रंध्र पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र रंध्र है। इसका मुख्य कार्य, सबसे पहले रंध्र का मुख्य कार्य होता है बाबू वायु का विनिमय। वायु का विनिमय, रंध्र के माध्यम से पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। जो पेड़ पौधे के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको हम लोग रंध्र कहते हैं, और इसी के माध्यम से, मतलब कि रंध्र के माध्यम से ही पेड़ पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करने के बाद में ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, और उन्हीं ऑक्सीजन गैस को हम लोग लेते हैं अपने सांस के लिए। ऑक्सीजन गैस को हम लोग सांस के रूप में लेते हैं और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा रंध्र के माध्यम से लेकर वो ऑक्सीजन बना के छोड़ता है, और हम लोग ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड बना के छोड़ते हैं, है कि नहीं। अब देखिए जल वाष्पोत्सर्जन भी रंध्र का मुख्य कार्य है। ठीक है, रंध्र के माध्यम से पौधे जल वाष्प को वायुमंडल में छोड़ते हैं। मतलब कि रंध्र के माध्यम से पौधा जो होते हैं जल वाष्प को क्या करते हैं, बताइए बाबू, वायुमंडल में छोड़ते हैं। पौधे के तापमान नियमन और जल संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे तरीका से याद कर लीजिएगा। चलिए बाबू आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखें। बिल्कुल, यानी कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखना है। ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के क्या करना है, नियम को लिखना है। ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम निम्नलिखित है। बिल्कुल, प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या है बाबू, निम्नलिखित है। ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम निम्नलिखित है। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिए समझिए बाबू, इस प्रकार से आप लोगों को फिगर देखेगा मिलेगा आप लोगों को। हालाना शांति से इधर देखिए बाबू, इस प्रकार से आप लोगों को फिगर मिलेगा, है कि नहीं। ये आपका क्या है, समतल दर्पण है, इस पे आपतित किरण आ रही है, ये परावर्तित किरण हो गया, और इसके बीचों में डाले गए सीधे सीधे ये क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है, यानी कि आपतित किरण, यानी कि ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये आपका अभिलंब। आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, इसको आपतन बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बिल्कुल, जो तीनों हैं वो एक ही तल में है, एक ही स्थान पे है। एक ही तल मतलब एक ही स्थान पे होते हैं। दूसरा का नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपका आपतन कोण हो गया,
और ये आपका परावर्तन कोण हो गया। यानी जितना डिग्री का आपतन कोण होगा उतना ही डिग्री का क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे अच्छे तरीका से। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा दोस्त, अच्छे तरीका से कह रहा है कि बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं बबुआ, ध्यान से देखो। बंधुआ मजदूर वह है जो किसी कार्य या मजबूरी के कारण बिना अपनी मर्जी से मुक्ति या कम मजबूरी पर, मतलब कि कम मजदूरी पर काम करने के लिए मतलब कि मजबूर होता है, उसे हम लोग बंधुआ मजदूर कहते हैं। मतलब बंधुआ मजदूर हम उसको कहते हैं, है कि नहीं। मतलब कि बंधुआ मजदूर वह है जो किसी कर्ज के कारण, कर्जा के कारण, कर्ज या मजबूरी के कारण, मान लीजिए कि कोई पैसा ले लिया है, कोई पैसा ले लिया है और पैसा नहीं चुका रहा है, तो उसको चलो तू मेरा काम करो, तू मेरे मजबूरी में बंधे रहो, हमारा काम करो, है कि नहीं। ऐसे बंधुआ मजदूर वह होते हैं जो किसी कर्ज या मजबूरी के कारण बिना अपनी मर्जी के, अपना मर्जी से नहीं, दूसरे व्यक्ति के मर्जी से, जिससे कर्जा लिया है, जिसका मजबूरी में, बिना अपनी मर्जी के मुक्ति या चाहे बिल्कुल फ्री में, चाहे कम मजदूरी पर काम करने के लिए मतलब मजबूर होता है, उसी को हम लोग बंधुआ मजदूर कहते हैं। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति से कर्जा पैसा लिया है और लेने के बाद में उसका पैसा नहीं दे पा रहा है, तो व्यक्ति उसको पकड़ के लेके जाएगा, और लेके जाएगा तो या तो कम मजदूरी पर काम करवाएगा अपना मर्जी से, या फ्री में काम करवाएगा, है कि नहीं। तो एक प्रकार का बंधुआ पड़ा हुआ है ना, तो इसी को हम लोग बंधुआ मजदूर कहते हैं। ठीक है बाबू, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बताइएगा बाबू ध्यान पूर्वक से। कह रहा है कि एटीएम क्या है। एटीएम क्या कह रहा है बाबू, एटीएम क्या है। एटीएम क्या है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एटीएम जो है बाबू एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका पूरा नाम हिंदी में पूरा नाम है स्वचालित टेलर मशीन। इसको एटीएम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्वचालित टेलर मशीन, और एटीएम को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, यानी कि एटीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका हिंदी में पूरा नाम स्वचालित टेलर मशीन होता है कि नहीं, जिसके द्वारा ग्राहक 24 घंटे पैसा निकालने या जमा कर सकते हैं। यह अपनी सेवाएं 24 घंटा प्रदान करती है। बिल्कुल, एटीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है बबुआ। एटीएम कैसा मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका पूरा नाम स्वचालित टेलर मशीन होता है, जिससे ग्राहक 24 घंटे पैसा निकालने और जमा करने का कार्य कर सकते हैं। यह अपनी सेवाएं 24 घंटा प्रदान करती है। एटीएम जो है अपनी सेवा 24 घंटा देती है, आप रात में भी जाके एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे बाबू। आप लोग नेक्स्ट प्रश्न को बताइएगा अच्छे तरीका से। कह रहा है कि मुद्रा की परिभाषित करें। मुद्रा को क्या करना है, परिभाषित करना है। देखिए ध्यान से, जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होता है उसे मुद्रा कहते हैं। बिल्कुल, मतलब कि दैनिक जीवन में, मतलब कि अभी हमारे जीवन में जिससे क्रय होता है, क्या होता है, क्रय होता है, क्रय या क्या होता है, विक्रय होता है, विक्रय, क्रय या विक्रय होता है। ठीक है, विक्रय मतलब क्रय मतलब खरीदारी, विक्रय मतलब बेचना, है कि नहीं। जिससे हमारे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होता है कि नहीं, उसे हम लोग मुद्रा कहते हैं। अभी के समय में, अभी के स्थिति में जिस चीज से हमारे दैनिक जीवन में अभी खरीद बिक्री हो रही है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो मुद्रा कहते हैं। मुद्रा सिक्के और कागज दोनों के होते हैं। मुद्रा जो यानी जो पैसा रुपया होता है वो सिक्का की भी होता है
और कागज का भी होता है, यानी दोनों होता है। आप लोग अच्छे तरीका से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, बताइए तो। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, ध्यान से बताना है आप लोगों को। देखिए बबुआ, हाय देखिए, सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग है, मतलब कि सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर, आम लोग शामिल होते हैं। माने बबुआ किसानों आ जाता है, मजदूरों आ जाता है, आमों लोग आ जाता है। जब एक ही में सब लोग मिल के है तो उसको क्या कहेंगे बबुआ, सर्वहारा वर्ग कहेंगे। कौन सा वर्ग कहेंगे, सर्वहारा वर्ग कहेंगे। आप लोग याद रखिएगा, सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर, आम लोग शामिल होते हैं, उसे हम लोग सर्वहारा वर्ग कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं बबू, सर्वहारा वर्ग कहते हैं। आप लोग अच्छा तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निजीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए कितना आसान प्रश्न है। निजीकरण से आप क्या समझते हैं बबुआ, ध्यान से समझिए। निजीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए, किसी सरकारी संपत्ति, उद्योग या सेवा को निजी कंपनी या व्यक्तियों को सौंपना ही निजीकरण कहलाता है। सरकार का कहना था कि रेलवे हर एक साल घाटा में जा रहा है, तो बातचीत हुआ था रेलवे को निजीकरण करने का, यानी कि रेलवे सरकारी संपत्ति है, और उसको क्या करने का बात हो रहा था, उसको करने का बात हो रहा था कि रेलवे को उठा के और उसका पूरा प्रोजेक्ट में उठा के कोनो प्राइवेट आदमी के हाथ में दे दिया जाए। प्राइवेट आदमी अपने से चलवाएगा तो घाटा में नहीं जाएगा, वो अपन हिसाब किताब रखेगा और सरकार को देगा, है कि नहीं। यहाँ पर उसी चीज को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे कि कोनो सरकारी संपत्ति हो को बाबू, चाहे उद्योग चाहे सेवा हो को, इसको यानी कि किसी सरकारी संपत्ति, उद्योग, सेवा को निजी कंपनी के हाथ में चाहे कोनो निजी व्यक्ति के हाथ में सौंप दो, सौंपने की प्रक्रिया को ही हम लोग निजीकरण कहते हैं। समझे। मान लीजिए कि कोई सरकारी संपत्ति है, कोई सरकारी संपत्ति है, कोई सरकारी उद्योग धंधा है, कोई सरकारी फैक्ट्री है। अब उसको सरकार करे कि उसको कौन, मतलब कि निजी आदमी के हाथ में ले जाकर सौंप दे कि भैया तू ले ले, तो इसको चलाओ कंपनी को, तू अच्छा से चलाना कंपनी को, कौन निजी आदमी के हाथ में ले जाकर सौंप दे। यानी क्या हो रहा है, उस कंपनी का निजीकरण हो रहा है। इसमें कुछ समझने का बात है, हो सिर्फ आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू क्या कह रहा है। कह रहा है बाह्य स्रोतीकरण किसे कहते हैं। देखिए बाह्य स्रोतीकरण, बबुआ ध्यान से देखियो, बाह्य स्रोतीकरण, जब कोई कंपनी या देश अपनी जरूरत की चीज बाहर से खरीदता है, जब कोई कंपनी चाहे जब कोनो देश अपना जरूरत के सामान मतलब बाहर के देशों से खरीदता है, बाहर से खरीदता है, तो उसे बाह्य स्रोतीकरण कहते हैं। मतलब अपना देश में ना हो, कंपनी के लिए वो सामान अवेलेबल, अपना देश में ना हो, अपनी देश की जरूरत के लिए कोई सामान, अगर वो सामान बाहर देशों से आ रहा है, अगर वो सामान कहीं दूसरे जगह से आ रहा है, तो उसको हम लोग बाह्य स्रोतीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, बाह्य स्रोतीकरण कहते हैं। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा। देखिए बाबू, किरण पुंज किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। काफी ज्यादा आसान प्रश्न है कि नहीं, काफी ज्यादा आसान प्रश्न है, कक्षा 10वीं के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आप लोग याद रखिएगा। किरण पुंज की, किरण यानी कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरणों को समूह को, मान लीजिए कि जो किरण है, मतलब ढेरे किरण है कि नहीं, ढेरे किरण है, तो किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं।
एक नंबर में होता है औपसारिक किरण पुंज, 2 नंबर में अभिसारी किरण पुंज और 3 नंबर में समांतर किरण पुंज। आप लोग ध्यान से रखें, देखेंगे, देखिए वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, ध्यान से रखिएगा। ठीक है, और 2 नंबर में हम लोग बात करेंगे वैसा किरण पुंज जो अनेक बिंदुओं स्रोत से निकलकर किसी एक बिंदु स्रोत पर आकर के मिलती है। अनेक बिंदुओं स्रोत से निकलकर किसी एक बिंदु स्रोत पर आकर के मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। और 3 नंबर की बात करें वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, समांतर, समांतर किरण पुंज कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है बाबू, चलिए आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, काफी ज्यादा आसान है। वैसा वस्तु जिसमें से प्रकाश उत्सर्जित हो, उत्सर्जित माने कौन सी बबुआ, उत्सर्जित माने का जिसमें से निकलता हो, क्या होता हो, निकलता हो, है कि नहीं, निकलता हो। ठीक है, वैसी वस्तु जिसमें से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे में सूर्य में से भी प्रकाश निकलता है तो सूर्य प्रकाश का स्रोत हुआ, टॉर्च में से भी निकलता है तो टॉर्च भी प्रकाश का स्रोत हुआ, लालटेन में से भी निकलता है तो लालटेन भी प्रकाश का स्रोत हुआ। वैसा वस्तु जिसमें से प्रकाश उत्सर्जित होता हो यानी कि प्रकाश निकलता हो उसे हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, एक लिंगी तथा द्विलिंगी को परिभाषित करें। बायोलॉजी से सवाल है, इसको हम देखे हैं कि बहुत बार पूछा हुआ है कि नहीं, तो हम सोचे कि आप लोगों को बता देते हैं, आप लोगों को परीक्षा में आने की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। एक लिंगी तथा द्विलिंगी को परिभाषित करें। देखिए, वैसा जीव जिसमें नर जनन अंग एवं मादा जनन अंग दोनों अलग अलग पाए जाते हैं उसे एक लिंगी जीव कहते हैं। मतलब कि वैसा जीव जिसमें नर जनन अंग एवं मादा जनन अंग दोनों अलग अलग पाए जाते हैं उसे एक लिंगी जीव कहते हैं। जैसे में मनुष्य हो जाएगा, मनुष्य में मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। जैसे में गाय हो जाएगा, गाय में मेल अलग फीमेल अलग, यानी कि नर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मादा का रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों अलग अलग पाए जाते हैं तो उसे हम एक लिंगी कहते हैं। है कि नहीं बाबू। जैसे में क्या आप लोग देख सकते हैं, मनुष्य हो जाएगा, मनुष्य में अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं, गाय में अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं, कुत्ता में भी अलग अलग, बकरी में भी अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या चीज का, द्विलिंगी का। तो इसका एकदम सेम उल्टा, वैसा जीव जिसमें नर जनन अंग एवं मादा जनन अंग दोनों एक ही में पाए जाते हैं उसे द्विलिंगी जीव कहते हैं। जैसे केचुआ और जोक, मतलब कि वैसा जीव जिसमें नर का जनन अंग और मादा का जनन अंग दोनों अगर एक ही में पाए जाते हैं उसे हम लोग द्विलिंगी जीव कहते हैं। जैसे में केचुआ हो जाएगा, जोक हो जाएगा, दोनों एक ही में पाए जाते हैं।
है कि नहीं। मतलब जोग जो होता है ना उसको मतलब जनन करने के लिए, अपने संतान में वृद्धि करने के लिए दूसरे के पास नहीं जाना पड़ता है, अपने से एक को अपने से कर लेता है, क्योंकि उसमें दोनों होता है, नर भी होता है और मादा भी होता है, तो फिर अपने से स्वयं से कर लेता है, तो द्विलिंगी हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों एक में है। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा आप लोग, है कि नहीं। तो बाबू यहाँ पर हम लोग क्लास खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, जय हिंद।